नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। हम आज प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। निर्माण के वास्तुकार। ठीक है। जो प्याजे साहब हैं हमारे, वो निर्माण के वास्तुकार कहे जाते हैं क्योंकि ये रचनात्मकता पर ध्यान देते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक मिनट कलर ले लें इसमें से। चलिए, निर्माण के वास्तुकार जीन प्याजे। जो हमारे जीन प्याजे हैं वो रचनात्मकता से संबंधित हैं। ठीक है। मनोविज्ञान के इन्हें बाल मनोविज्ञान के जनक और कट्टरपंथी रचनावाद के प्रणेता कहा जाता है। मूल दर्शन इनका दर्शन क्या है? बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। वे नन्हे वैज्ञानिक हैं। वे अपनी गतिविधि के द्वारा अपनी दुनिया को खोजते हैं। मतलब जो बच्चे हैं अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, अपने ज्ञान का रचना करते हैं और खुद ही सीखते हैं। ठीक है। इनका मानना ये था। अब आगे चलते हैं। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिए हैं। इसमें से एक है स्कीमा। स्कीमा क्या है? मानसिक ढांचे जो सूचनाओं जो मानसिक ढांचे हैं जो सूचनाओं को व्यवस्थित करते हैं। ठीक है। जैसे कि एक हमने कुत्ता देखा कुत्ता देखा जिसके 4 पैर हैं। ठीक है। अब बच्चे के दिमाग में ये एक छोटा सा पैकेट जो है, नॉलेज पैकेट एक तरह से, ये दिमाग में आ जाएगा। जब वो कुत्ते को देखेगा तो वो दिमाग में उसकी संरचना बन जाएगी कि हाँ, ये कुत्ता ऐसा होता है। ठीक है। अब एक चीज इन्होंने दी है आगे, संतुलन। सबसे पहले इसमें आता है आत्मसातीकरण। स्कीमा के बाद आता है आत्मसातीकरण। मतलब इसमें क्या होता है, जो जो भी बच्चा नई जानकारी देखता है, जो भी नई चीज देखता है, उसे अपने स्कीमा में फिट करता रहता है। ठीक है। स्कीमा में फिट करता है। जैसे बिल्ली को देखता है और कुत्ते को देखता है। एक बार वो कुत्ते को देखता है, फिर बिल्ली को देखता है, और वो कुत्ते को भी बिल्ली मानने लगता है। एक दूसरे में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है। जो मिलता है उसे अपने में शामिल करता रहता है, आत्मसात करता रहता है अपनी जानकारी में, स्कीमा में। उसके बाद होता है समायोजन। समायोजन में क्या होता है? उसे अनुभवों के आधार पर पुराने स्कीमा को बदलना पड़ता है। मतलब जो उसका जो पुराना स्कीमा है उसमें उसे समायोजन करना पड़ता है, कुछ बदलना पड़ता है। ठीक है। बदलाव करना पड़ता है। जैसे कि वो पहले कुत्ते को देखता है, ठीक है, फिर बिल्ली को देखता है, फिर शेर को देखता है। तो उसे धीरे धीरे पता पड़ता है, अपने इससे जो ज़्यादा नॉलेज पर्सन होते हैं, कि बेटा ये कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है, ये भौंकता है, बिल्ली नहीं भौंकती है। ठीक है। तो वो क्या करता है? बदलाव करता है, समायोजन में बदलाव करता है। ठीक है। उसके बाद है संतुलन। जो ये दोनों है, आत्मसातीकरण एसिमिलेशन और समायोजन एकोमोडेशन, इनके बीच में संतुलन बिठाता है। ठीक है। इसे बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। सामंजस्य से संतुलन की ओर बढ़ने की प्रक्रिया जो संज्ञानात्मक विकास को आगे बढ़ाती है। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति कुछ सीखता है और आगे बढ़ता है। ठीक है। हम भी आगे बढ़ते हैं। तो पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं दी हैं। ठीक है। तो इनकी जो पहली स्टेज है वो है संवेदीगामक अवस्था या सेंसरी मोटर, जो कि 0 से 2 वर्ष तक की है। ठीक है। तो इसमें बच्चा क्या करता है? वो इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को समझता है। वस्तु और बस अपनी जो इंद्रियाँ होती हैं, जो सेंसेस होती हैं, उन्हीं के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करता है, हर चीज़ सीखता है। ठीक है। इसी एज में क्या होता है, अब एक जो भी हो जाता है, एक गुण आ जाता है, वो है वस्तु स्थायित्व, जिसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है। परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि बच्चे को हम छुपा लेते हैं कोई चीज़ उसके सामने से और कहते हैं चिड़िया ले गई, चिड़िया ले गई। तो वो समझने लगता है शुरू शुरू में कि हाँ, चिड़िया ले गई। लेकिन वो धीरे धीरे उसके अंदर ऐसा विकास हो जाता है, जिससे कि वो ये समझ जाता है कि नहीं, अगर कोई वस्तु हमारे सामने नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं, वो हो सकता है छुपा रखी है। तो ये वस्तु स्थायित्व, ये गुण आ जाता है संवेदीगामक अवस्था में। अब हम चलते हैं स्टेज नंबर 2 पर, जिसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये बच्चे में 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था में आती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है भाषा का विकास होता है बच्चे की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसमें बच्चे को भाषा का विकास, प्रतीकात्मक सोच, लेकिन चिंतन तार्किक नहीं होता। चिंतन करता है बच्चा, लेकिन वो तार्किक रूप से चिंतन नहीं कर पाता है। ठीक है। अब चलते हैं हम तीसरी अवस्था पे, जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि कंक्रीट ऑपरेशनल, जो कि 7 से 11 वर्ष की होती है। ठीक है।
इसमें क्या होता है, ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक सोच। ठीक है, जो ठोस चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि कोई सेब रखा है, कोई मोबाइल रखा है, कोई फ़ोन रखा है, उनको देख के वो समझता है, देखता है और अपनी समझने की कोशिश करता है अपने आसपास की चीज़ों से। ठीक है, और इसी स्टेज में जो है हमारे अंदर संरक्षण संरक्षण का गुण आ जाता है, वर्गीकरण का गुण आ जाता है और श्रेणीकरण का। मतलब हम किसी भी चीज़ को अलग अलग वर्गीकरण कर सकते हैं, किसी चीज़ को अलग अलग छांट सकते हैं। और श्रेणीक्रम, जैसे कोई छोटा है कोई बड़ा है, हम उस आधार पर उसको लगा सकते हैं। और संरक्षण संरक्षण क्या होता है, संरक्षण होता है जैसे कि कोई चीज़ है, हम किसी वस्तु के एक ही क्षेत्र पर नहीं करते हैं फोकस, हम उसके चारों तरफ से पूरे उस पर फोकस करते हैं। जैसे कि एक छोटा गिलास है और एक पतला गिलास है, एक चौड़ा गिलास है। अगर हम पतले गिलास वाले जूस को छोटे चौड़े वाले गिलास में पलट देते हैं, बच्चा समझता है कि इसमें कम है और उसमें ज़्यादा है। यही संरक्षण है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम चौथी अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि चौथी अवस्था फॉर्मल ऑपरेशन, जो 11 से ऊपर के बच्चों में आती है। ठीक है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन कर सकता है, अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट, जो मतलब कि जो सामने ना हो उसके बारे में भी सोच सकता है। ठीक है, फिर आती है इसमें तर्क संगत सोच, जो तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है बच्चा। ठीक है, परिकल्पनाएं बनाने लगता है, हाइपोथेसिस, और वैज्ञानिक तरीकों से सोचना चालू कर देता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये चारों स्टेज हो गई हमारी। ये जो है, जो पहली स्टेज है संवेदीगामक अवस्था, इसकी भी जो है 6 सब स्टेजेस दे रखी हैं प्याजे ने। थोड़ा ये अंदर डीप है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। चलो देखते हैं। जो अब पहली अवस्था है, इसमें क्या करता है, प्रतिक्रिया सरल प्रतिवर्ती क्रिया करता है बच्चा। ठीक है, जो कि जीरो से 1 माह तक चलती है। प्रतिवर्त व्यवहार के माध्यम से संवेदना मतलब प्रतिवर्ती कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जैसे कि इधर उधर पलटा लेता है, घूमता है, गिरता है, हाथ उठाता है, इस तरह की क्रिया करता है। दूसरी अवस्था में चलते हैं, जो कि 1 से 4 माह में आती है। इसे बोलते हैं पहली आदतें और प्राथमिक परिपक्व प्रक्रियाएं, जैसे कि नए चूसने की क्रिया को समायोजित करना। ठीक है, और दूसरे पे आते हैं, तीसरे पे, जो कि 4 से 8 माह तक चलती है। इसे माध्यमिक परिपत्र प्रतिक्रिया बोलते हैं। रुचिपूर्ण घटनाओं को दोहराना, जैसे कि कोई वस्तु गिर जाती है, बच्चा क्या करता है, उसे दोबारा दोबारा उठा उठा के फेंकता है, दोबारा दोबारा गिराता है। ठीक है, इस तरह की क्रिया करता है। 8 से 12 माह में माध्यमिक परिपत्र प्रक्रिया का समन्वय, इसमें क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, जैसे कि हाथ आँख का समन्वय, किसी चीज़ को उठाता है और देखता है, एक साथ कार्य कर सकता है। फिर आती है 5वीं अवस्था 12 से 18 माह में। इसमें क्या होता है, तृतीय परिपत्र प्रतिक्रिया, जिसमें क्या होता है, नवीनता और जिज्ञासा के द्वारा पर्यावरण का पता लगाने के लिए खोज करता है, नई नई क्रियाएं करने लगता है। ठीक है, फिर आती है हमारी छठी अवस्था, जो कि 18 से 24 माह की है। योजनाओं का अंतीकरण, इसमें क्या होता है, मानसिक गतियों का उपयोग करके प्रतीकात्मक विचारों का उत्पन्न कर सकता है। अब ये वही स्टेज आ गई जो 0 से 2 वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्रतीकों और आत्म केंद्रित सोच की दुनिया। ठीक है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जो दूसरी स्टेज है 2 से 7 अवस्था वाली, इसमें क्या होता है, आत्म केंद्रित चिंतन, ईगोसेंट्रिज्म। तो ये इसमें ये गुण आ जाता है। इसमें क्या होता है, बच्चा दुनिया के केवल अपनी दृष्टि से देखता है। ठीक है, शिशु अहमवादी हो जाता है तथा दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई होती है। मतलब दुनिया को अपने ही परिदृश्य से देखता है। जैसे कि बच्चे कहते हैं कि देखो पेड़ मेरे साथ चल रहा है, तो वो सोचते हैं कि हम भी, जो बड़े लोग हैं वो भी यही सोचते हैं कि पेड़ हमारे साथ साथ चलते हैं। ठीक है, फिर आता है जीववाद, एनिमेज। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है निर्जीव वस्तुओं को सजीव चिंतन, उदाहरण चंद्रमा उनका पीछा कर रहा है, गुड़िया का सिर दर्द हो रहा है, तो ये जीव बाद में आ जाती है। ठीक है, जैसे कि गुड़िया को ऐसा लगता है कोई मारे तो उसको पीट रहा है तो उसको दर्द हो रहा होगा। ठीक है, ये एनिमेज में आता है, जीव बाद में। ठीक है, फिर अगले चलते हैं हम, प्रतीकात्मक सोच, सिम्बॉलिक थॉट। ठीक है, जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें सिम्बॉलिक थॉट जो प्रतीकात्मक सोच प्रारंभ कर देता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कक्षा में पूछा जाता है कि प्याजे किस अवस्था में प्रतीकात्मक सोच उत्पन्न हो जाती है, तो हमें आंसर लगाना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें क्या करता है, काल्पनिक खेल,
काल्पनिक खेल में रुचि लेता है, भाषा का तीव्र विकास होता है, चित्रों और शब्दों द्वारा वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करता है। यह अंत तार्किक चिंतन की अवस्था है, ठीक है, अतार्किक चिंतन जिसमें तर्क नहीं होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तर्क का होता है। और जो तीसरी अवस्था है ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वाली है, इसमें क्या धीरे धीरे बच्चे का तर्क जो है शुरू हो जाता है, जो मूर्त से अमूर्त की हो जाता है, ठीक है। अब भौतिक यथार्थ, केवल ठोस स्थितियों पर तार्किक विचार। जो मूर्त संख्यात अवस्था है, इसमें बच्चा केवल ठोस वास्तविक स्थितियों पर तार्किक विचार कर पाता है, ठीक है। संरक्षण, यह समझ कि द्रव्य या संख्या की मात्रा रूप बदलने पर नहीं बदलती, ठीक है। वही कंजर्वेशन, इसमें संरक्षण का गुण आ जाता है स्मूथ संख्यात्मक अवस्था में। फिर होता है विपरीत प्रतिक्रिया, मानसिक क्रियाओं को उलटने की क्षमता। इसमें मानसिक क्रिया को उलटने की क्षमता आती है, रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं। ये भी पूछा जाता है कि ये रिवर्सिबिलिटी किस अवस्था में शुरू हो जाती है, ठीक है। रिवर्सिबिलिटी क्या है, जैसे कि बच्चे को ये नहीं पता इसके बर्फ़ को पानी में बदला जा सकता है, दोबारा पानी को बर्फ़ में बदला जा सकता है। रिवर्स नहीं कर पाता है वो उस क्रिया को, ठीक है। अब आगे चलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से ऊपर में होती है। इसमें क्या करता है बच्चा, अमूर्त विचार, काल्पनिक भविष्य और वैचारिक समस्या से जुड़ता है, निगमनात्मक तर्क करता है, परिकल्पनाओं के आधार पर तार्किक निष्कर्ष निकाल सकता है, सामाजिक और नैतिक चिंतन करता है, न्याय स्वतंत्रता आदर्शवादी दृष्टिकोण का विकास करता है। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या है सामाजिक वास्तुकला। अब आ जाते हैं लेव वाइगोत्स्की पर, ठीक है। सामाजिक वास्तु जो वाइगोत्स्की है, वो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया उन्होंने, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। अभी क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास एक एकांक यात्रा नहीं है, एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। जो संज्ञानात्मक विकास है बच्चे का, वो एक तरह की सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है, जो लोगों को मिलकर जुलकर रहने से, सोशल समाज से आती है, ठीक है। जैसे कहते हैं ज्ञान का निर्माण व्यक्ति और समाज द्वारा मिलकर किया जाता है, ठीक है। वाइगोत्स्की का मानना था कि ज्ञान का निर्माण जो है समाज और व्यक्ति द्वारा मिलकर किया जाता है। सीखने के लिए समूह या साथी अत्यंत आवश्यक है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, जो हमारी जो लैंग्वेज है कि बातचीत का साधन नहीं है, ये ज्ञान निर्माण संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक उपकरण है, ठीक है। वाइगोत्स्की भाषा पर ज़्यादा जोर देते थे, उसमें भाषा पर, जबकि जो प्यादे हैं वो बोलते थे विचार पहले आता है, वाइगोत्स्की बोलते भाषा पहले आती है, ठीक है। इनमें इम्पोर्टेंट अंतर है। तो यहाँ देख लेते हैं इनमें पियाजे और वाइगोत्स्की में क्या अंतर है, क्या तुलना करते हैं। तो ज्ञान का निर्माण, तो पियाजे का मानना था ज्ञान का निर्माण बच्चे द्वारा अकेले स्वयं किया जाता है और समाज की भूमिका नगण्य है, समाज का कोई रोल नहीं है, ये मानते थे। लेकिन इसके परे ही वाइगोत्स्की मानते थे कि समाज की मदद से एमकेओ और स्कैफोल्डिंग बच्चे द्वारा ज्ञान का निर्माण किया जाता है, ठीक है। एमकेओ कौन है, मोर नॉलेजेबल अदर, जो हमसे ज़्यादा जो नॉलेज रखते हैं वो, और स्कैफोल्डिंग होती है पहाड़। पहाड़ एक तरह की अस्थायी सहायता होती है जो बच्चों को दी जाती है वहाँ तक पहुँचने के लिए, जिससे वो जहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है। और बाद में उसे वापस ले लिया जाता है सहायता। अब आते हैं इनके दूसरा जो तुलना है, इनका जो आधार है वो है भाषा और विचार। ये क्या क्या सोचते हैं, प्याजे वाइगोत्स्की की क्या सोचते हैं भाषा। तो प्याजे कहते हैं विचार भाषा से पहले आते हैं और इसे निर्धारित करते हैं, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं जीवन के प्रारंभिक चरण में विचार और भाषा स्वतंत्र है, ठीक है। भाषा अलग है, विचार अलग है। बाद में भाषा संज्ञान विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। जो भाषा है संज्ञान विकास आवश्यक है। और बच्चों का वाक, जो बच्चे की जो स्पीच है उसके, तो जीन पियाजे कहते हैं अहम केंद्रीय भाग का कोई विशेष उपयोग नहीं है, ईगो सेंट्रिक। यह निजी भाग बच्चों को निर्देशित करता है, जबकि स्वयं नियंत्रण की मदद करता है। तो अहम केंद्रित बच्चा जो स्वयं को जो निर्देशित करता है, जो धीरे धीरे मन मन में बोलता है अपने लिए, उसे पियाजे कहते हैं ये ईगो सेंट्रिक स्पीच है, इसका कोई रोल नहीं है। जबकि बैगासी कहते हैं यह एक निजी भाग है, ठीक है, प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, जो बच्चों अपने आप को रेगुलेट करता है, सेल्फ रेगुलेट करता है, कहता है ऐसे कर, अपने आप से ही बात करता है। सीखने का आधार, पियाजे कहते हैं परिपक्वता के बाद बच्चा आसानी से सीखता है, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सामाजिक संपर्क जरूरी है, सोसाइटी। चलिए हम आगे देखते हैं विकास की सीमाएं, जेडपीडी और सहायक ढांचा।
स्कैफोल्डिंग। तो ये वाइगोस्की का है, इन्होंने दिया है जेडपीटी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। और एक होता है मैं अकेले कर सकता हूँ, जो मैं अभी नहीं कर सकता। एम कोई जो मोर नॉलेज अदर जो होता है वो शिक्षक हो सकता है, शिक्षक, ठीक है, या कोई भी व्यक्ति हो सकता है। तो जैसे कोई व्यक्ति पहले अकेले यहाँ तक जा सकता था, ठीक है, यहाँ से अकेले यहाँ तक जा सकता था, लेकिन अब वो किसी अदर की सहायता से वो यहाँ तक आ जा सकता है, ठीक है। तो जो इसके बीच की जो अस्थायी जो सहायता है, जैसे ये ब्रिज है, ये ब्रिज, ये एक तरह से पहाड़ का काम करता है, इसका फोल्डिंग का काम कर रहा है, ठीक है। तो जेडपीडी पहले के ज्ञान और समाधान ढूंढ लेने के बाद के ज्ञान के स्तर में अंतर या फासला, जेडपीडी, ठीक है। स्कैफोल्डिंग जब कोई व्यक्ति समस्या से जुड़ रहा हो तो शिक्षक या उपकरण द्वारा दी गई अस्थायी सहायता, बातचीत, सवाल जवाब, उससे जो समाधान के करीब ले जाओ, ठीक है। ये एक तरह की अस्थायी सहायता है, अस्थायी सहायता, ठीक है। और आगे चलते हैं, बुद्धि, आईक्यू और विविधता का सत्य। बुद्धि लब्धि जो आईक्यू होता है। तो ऐतिहासिक रूप से बिने और साइमन के परीक्षणों ने मानसिक आयु, मेंटल आयु के आधार पर आईक्यू का संप्रति दिया, ठीक है। यह माना कि बुद्धि एक एकल रेखीय मापदंड है, ठीक है। बुद्धि का है एकल रेखीय। तो किसने दिया है? बिने ने, बिने और साइमन ने आईक्यू दिया है। अब आते हैं गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जो गार्डनर ने 1988 में दिया था, 83 में दिया था। गार्डनर ने स्पष्ट किया कि बुद्धि का स्वरूप एक एक कारकीय ना होकर बहुकारकीय होता है। ये एक आईक्यू स्कोर बच्चे की वास्तविक क्षमता को नहीं दर्शा सकता, मतलब कि बहुकारकीय होता है, एक तरह की बुद्धि होती है, बहुत तरह की बुद्धि होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो गार्डनर ने क्या दिया है? कारक बहु बहुत सारी बुद्धियों का सिद्धांत है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, ठीक, 9 प्रकार की बताई है, एक बाद में एक्स्ट्रा जुड़ गई थी। तो एक होती है भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक, शब्दों और ध्वनियों के संबंधों को पहचानना, भाषाई बुद्धि। तार्किक बुद्धि किससे होती है? तर्क और गणितीय समाधान निकालने, तार्किक बुद्धि। स्थानीय बुद्धि, जो मानसिक कल्पना और मानचित्र, जैसे कि इंजीनियर होते हैं, मूर्तिकार होते हैं, उनमें जो बुद्धि होती है स्थानीय बुद्धि होती है, स्पेशल बुद्धि होती है। नंबर 4 आती है शारीरिक गति, बॉडीली काइनेस्टिक, जो शारीरिक गति पर नियंत्रण कर पाते हैं, जैसा कि एथलीट होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, वो उनके अंदर होती है शारीरिक गति बुद्धि। फिर आती है संगीत, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जैसे लय, ताल और संगीतक जो सिंगर्स में पाई जाती है। फिर आती है इंटरपर्सनल, अपने भावों और क्षमताओं को समझे। इंटरपर्सनल एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल। जो इंट्रापर्सनल है, इंट्रापर्सनल, तो ये खुद इंट्रापर्सनल खुद को समझने में। एक होती है इंटरपर्सनल, ये जो है इंटरपर्सनल, ये दूसरे व्यक्ति को समझने में सहायक होती है। फिर आती है प्रकृतिवादी बुद्धि, जो कि जो किसानों में पाई जाती है। फिर होती है एक अस्तित्ववादी बुद्धि, जो मानव शरीर में छिपे रहस्यों को जानने में